गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित शहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमाईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी तथा साहित्य पढ़ा रही थी, जिसमें 2 उपन्यास और 7 कहानियाँ हैं। 2 उपन्यासों में उपन्यास के उद्भव विकास की चर्चा मैं पूर्व क्लास में कर चुकी हूँ और कहानी के उद्भव विकास की भी चर्चा मैंने पिछली क्लासों में करी है। और इसके आगे मैंने आपको 5 कहानियां भी पढ़ा दी हैं। उन 5 कहानियों में जो मुख्य रूप से कहानीकार की महत्वपूर्ण जानकारियां व कहानी से संबंधित पात्रों की जानकारियां व संक्षेप में कथा वस्तु आदि सभी का मैंने आपको अध्ययन कराया है। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ये है कहानी का नाम और इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार है हरीश्वर नाथ रेणु। कौन है? हरीश्वर नाथ रेणु। तो इस कहानी में हम इस कहानी की कथा वस्तु जानने से पहले रेणु जी के बारे में जानकारी देना पसंद करेंगे और इनके बारे में इनका जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं, सम्मान और इसके अलावा ये किस रूप में प्रसिद्ध है आदि सभी की जानकारी मैं आपको दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि आपके 2 प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होता है और इस समय ऐसी महामारी के समय में आपके जो प्रश्न पत्र या जो भी एग्जाम होंगे, परीक्षा होगी, उसमें दोनों ही प्रश्न पत्रों का एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको आंसर देने होंगे। तो आंसर में आपको जो भी कुछ पढ़ाया जाए, जो कुछ भी आप पढ़ें, उसको टू द पॉइंट एक एक शब्द को ध्यान देते हुए पढ़ें, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताने जा रही हूँ हरीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में संक्षेप में महत्वपूर्ण बातें। तो क्या है? हरीश्वर नाथ रेणु, आपका जन्म 4 मई 1921 में हुआ था। हरीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मई 1921 में हुआ था और आपके जन्म का जो स्थान है वो है औराही हिगना गांव, पूर्णिया जिला, जो कि वर्तमान में अररिया नाम से विख्यात है और ये बिहार में है। आपके पिता का नाम शिलानाथ था। शिक्षा आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने इंटरमीडिएट किया। उपन्यास मैला आंचल, जो कि 1954 में लिखा गया। परती परिकथा 1957 में। दीर्घ तपा 1963 में। जुलूस 1965 में। कितने चौराहे 1966 में। पलटू बाबू रोड 1979 में। राम रतन राय 1971 में। ये आपने उपन्यास अपने जीवन काल में लिखे। कहानी संग्रह के क्षेत्र में अगर हम आपका योगदान देखें तो आपने ठुमरी, जो कि 1959 ईस्वी में लिखी थी। आदिम रात्रि की महक 1967 में। अग्निखोर 1973 में। एक श्रावण दोपहरी की धूप 1984 में। अच्छे आदमी 1986 में। और आपका जो रिपोर्टार्ज था, जो रिपोर्टार्ज विधा में आपने योगदान दिया है, उसका नाम है ऋण जल धन जल और नेपाली क्रांति कथा। ये 2 आपके रिपोर्टार्ज हैं। संस्मरण में आपने लिखा वन तुलसी की गंध और श्रुत अश्रुत पूर्व। ये 2 आपके संस्मरण हैं। विशेष योगदान में सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से योगदान दिया। पुरस्कार आपको पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया और 11 अप्रैल 1977 को आपकी मृत्यु हो गई। तो ये था आज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। कौन सी रचनाएं, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, सारी जानकारी लेखक कहानीकार के विषय में होने के पश्चात में अब मैं कहानी मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम की ओर आगे बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं उनके बारे में संक्षेप में परिचय करा देती हूँ। तो जो मुख्य कहानी का पात्र है वो है
हीरामन कहानी का मुख्य पात्र है। वह 40 साल का हष्ट पुष्ट काला कलूटा और देहाती नौजवान है। अपनी गाड़ी और अपने बैलों के अतिरिक्त उसे किसी और बात से मतलब नहीं है। संयोगवश मिली हीराबाई के प्रति वह प्रेम भाव रखता है। हीराबाई नौटंकी कंपनी में काम करने वाली स्त्री है जो हीरामन की सादगी, भोलेपन तथा निश्चल व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाती है। पलटदास, लालमोहर कहानी के ये तीनों पात्र हीरामन के साथी हैं जो गाड़ीवान है। इसके साथ ही एक पात्र धुन्नी राम है, ये भी हीरामन का ही दोस्त है। तो इसमें मुख्य पात्र यही है। अब कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। इस कहानी में 3 कसमों की चर्चा की गई है जो कि हीरामन लेता है और भविष्य में फिर ऐसा ना करने के लिए कहता है। तो कहानी का जो प्रारंभ है वो देखिए। कहानी की शुरुआत हीरामन की पीठ में गुदगुदी होने से होती है। अपने 20 साल के गाड़ी चलाने के अनुभव में उसे ऐसी अनुभूति पहली बार हो रही है। हीरामन ने सीमा पार चोरी का माल ढोने से लेकर सर्कस का माल ढोने तक का जोखिम भरा कार्य किया है, पर आज यह पीठ में गुदगुदी वाली बात उसे समझ में नहीं आती है। कहानी एक बार पूर्व दीप्त पद्धति अपनाती है और हीरामन चोरी का माल न ढोने व बांस की गठरी गाड़ी में न लदवाने की अपनी कसमों व इससे जुड़ी घटनाओं को याद करता है। यादों के झरोखे से निकलने के बाद भी उसका ध्यान बार बार गाड़ी में उठती चंपा की महक और पीठ में लग रही गुदगुदी खींच रही है। और इन्हीं सोच विचार के क्रम में जब कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढे में गाड़ी का दायां पहिया हिचकोले लेता है तो गाड़ी में सिसकी भरा स्वर उठता है। तब हीरामन बैलों को पीटता है और तभी एक स्त्री की ध्वनि या उसका स्वर पीछे से सुनाई देता है। आह मत मारो। यह आवाज हीराबाई की थी। हीराबाई मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी छोड़ रात के अंधेरे में फारबिसगंज मेले की दीरौता संगीत नौटंकी कंपनी जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में सवार हुई है। हीरामन और हीराबाई के बीच बातचीत का सिलसिला चलता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कहीं भी प्रेम की स्वीकारोक्ति दोनों में से कोई नहीं करता, परंतु दोनों के वर्णित आव भाव उनके मध्य प्रस्फुटित प्रेम भावना को व्यंजित करते हैं। हीराबाई से बातचीत के दौरान ही हीरामन को महुआ घटवारिन की कथा याद आती है और हीरामन का सौम्य रसिक रूप निकल कर आता है। महुआ घटवारिन की कथा से संबंधित बीच में 2-3 गीत भी गाता है। गीत सुनकर हीराबाई हीरामन को अपना गुरु मान लेती है और वे रात के पहले पहर में फारबिसगंज पहुंच जाती है। फारबिसगंज हीरामन के घर की ही तरह है। वहां पहुंचकर वह अपने दोस्तों लालमोहर, धुन्नीराम, पलटदास आदि से मिलता है और खाना खाने चल देता है। जब वह लौट कर आता है तब तक कंपनी का आदमी हीराबाई को लेने आ जाता है। हीराबाई हीरामन को किराए के पैसे देती है। हीरामन को यह अच्छा नहीं लगता और वह चली जाती है। अगले दिन हीराबाई ने हीरामन को 5 पास दिए और वह नौटंकी देखने गया। नौटंकी में हीराबाई मारपीट शुरू कर देता है। नौटंकी में हीराबाई के नाचने के दौरान की जाने वाली छींटाकशी से हीरामन को गुस्सा आ जाता है और वह मारपीट शुरू कर देता है। हीराबाई का आदमी समझकर उसे चुपचाप बैठा दिया जाता है। हीरामन को लगता है कि हीराबाई शुरू से ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गाना गा रही है, नाच रही है। पलटदास हीराबाई को सिया सुकुमारी की तरह आदर भाव के साथ देखता है। हीरामन मन ही मन परेशान है। वह लोगों के द्वारा हीराबाई को वैश्या कहने से दुखी है। वह सोचता है कि वह कितने लोगों से लड़े, इसलिए उसने नौटंकी को छोड़कर सर्कस कंपनी में काम करने की सलाह दी।
विचारमन हीरामन को लाल मोहर हीराबाई के स्टेशन पर जाने और उसे ढूंढने का समाचार देता है। बैलगाड़ी छोड़ हीरामन दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है तो हीराबाई उसे उसकी थैली, जो उसने नौटंकी देखते समय उसके पास रखवाई थी, सौंपते हुए जाने की बात कहती है। कोट पतलून पहने बाबू के साथ रेलगाड़ी पर बैठ जाने से पहले हीराबाई के दिए रुपए लेने से इनकार कर हीरामन बाहर खड़ा उसे टकटकी लगाए देखता रहता है। हीराबाई जाते समय हीरामन से कहती है कि तुम्हारा जी छोटा हो गया है। क्यों मीता, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया गुरुजी। रूधे गले से हीराबाई ये कहते हुए गाड़ी में बैठकर दूर तक हीरामन को देखती रहती है। प्लेटफार्म खाली होने के साथ मानो हीरामन की पूरी दुनिया ही खाली हो गई है। रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी के कच्ची सड़क पर जाते हुए हीरामन जैसे ही तीसरी कसम खाता है कि कंपनी की औरत की लगनी नहीं करेगा और नौटंकी में सुने गीत को याद करता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। इस प्रकार कहानी के मध्य स्वप्न और यथार्थ के बीच हिचकोले खाती हुई गाड़ी फारबिसगंज पहुंच जाती है और हीराबाई विदा लेकर मेले की नौटंकी में चली जाती है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्मकार शैलेंद्र ने तीसरी कसम नाम की फिल्म बनाई। यानी आपकी जो लिखी गई कहानी है तीसरी कसम के नाम पर इसका फिल्मांकन भी किया गया है। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस कहानी के माध्यम से बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को भी चित्रित किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं और इस कहानी के बारे में कहा जा सकता है कि मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीरामन व हीराबाई का अकेलापन आधुनिक शहरी जीवन के अकेलेपन से काफी भिन्न है। ग्रामीण समाज उस समय तक उतना विघटित नहीं हुआ था। वह व्यक्ति समाज में अपने अकेलेपन की पूर्ति की राह ढूंढ लेता था या कम से कम स्वयं को बदला व भरमा लेने में समर्थ था। कहानी में कहानीकार का उद्देश्य जीवन के अकेलेपन को, पीड़ा भरे पक्ष को उभारना नहीं है, परंतु सांकेतिक रूप में ही सही वह इसे संप्रेषित कर देता है। तो ये थी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। आज बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।